हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस वॉल्ट बाय कुसुम। आज हम क्लास 9th का सेल वाला चैप्टर यानी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ को कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे आज वो सेल ऑर्गेनेलीज हैं, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियस। अब देखो, व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल की एक ऐसी ऑर्गेनेली है, जैसे अगर हम एक सेल का डायग्राम ले लें, हमने कोई भी सेल ले ली, उसके अंदर हम देखते हैं कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। अब वो कैसा होता है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इस चीज को। देखो, ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लाइक दैट। ये जो स्ट्रक्चर है, इसकी एक एक पार्ट को आप सिस्टर्ने कह सकते हैं, सिस्टर्ने। ठीक है, दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अगर बात की जाए तो फर्स्ट पॉइंट होगा कि इसकी लोकेशन कहाँ है। तो इट इज ऑलवेज प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस के पास। ठीक है, और किस फॉर्म में होगा? इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब्यूल। इट इज अ ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर। अब बात की जाए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप की, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू टाइप के होते हैं, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ से आपको वैसे नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि रफ का मतलब कि कोई सरफेस रफ है, और स्मूथ का मतलब कि कोई सरफेस बिल्कुल स्मूथ है, बिल्कुल प्लेन। जैसे इस केस में देखो, यहाँ पर जो हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सिस्टर्ने ड्रॉ किए यानी ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, उसमें सपोज ये बिल्कुल स्मूथ है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, और इसके ऊपर मैं थोड़े थोड़े छोटे छोटे डॉट लगा देती हूँ, तो ये सरफेस रफ बन गया। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात की जाए तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ इसलिए है बिकॉज इट हैव अ स्मूथ सरफेस, इट हैव अ स्मूथ सरफेस। और इसका मेन काम होता है लिपिड को बनाना। ठीक है, इट इज हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ लिपिड। क्लियर। अब नेक्स्ट आता है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो रफ क्यों है अगर बात की जाए तो? वो रफ इसलिए है क्योंकि उसका सरफेस रफ है, बट क्वेश्चन मार्क ये है कि उसका सरफेस रफ क्यों है। दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज रफ, its surface is rough. Why it is rough? Its surface is rough. Rough means ये जो रफ है, जो मैंने आपको ये डॉट दिखाए, ये डॉट क्या थे, किसकी वजह से ये रफ था? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। ये जो हमारे डॉट हैं जो विजिबल हो रहे हैं आपको, ये राइबोसोम्स हैं। अब राइबोसोम्स का क्या काम है? राइबोसोम्स हेल्प in the formation of protein। ठीक है, तो राइबोसोम्स ने प्रोटीन बनाया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने लिपिड बनाया। तो यानी अगर बात की जाए तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने आपको दोनों चीजें दे दी, प्रोटीन भी दे दिया और लिपिड भी दे दिया। और आपको शायद याद हो, जब हमने लास्ट वीडियो में सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात की थी, तो हमने कहा था सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। तो वो प्रोटीन और लिपिड आया कहाँ से? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। इट मीन्स
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए एक बात और हो जाती है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्ट एज अ बायोमेम्ब्रेन जिनेसिस। ठीक है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्ट एज मेम्ब्रेन बायोजिनेसिस। व्हाट डज इट मीन? मेम्ब्रेन बायोजिनेसिस। इससे आपका एक क्वेश्चन और क्लियर हो जाता है कि ये मेम्ब्रेन बायोजिनेसिस में एक्ट करता है, हेल्प करता है। कैसे करता है? व्हाट इज मेम्ब्रेन बायोजिनेसिस? देखो, मेम्ब्रेन का मतलब तो कवरिंग है, आउटर मोस्ट कवरिंग। ठीक है, और बायो का मतलब होता है लाइफ, जिनेसिस का मतलब है जनरेट करना। यानी अगर कोई सेल विदाउट सेल मेम्ब्रेन है तो इट मीन्स वो है ही नहीं, वो डेड है नेचर में। तो लाइफ जनरेट तब होगी जब कोई मेम्ब्रेन है, जब कोई सेल है। तो इस मेम्ब्रेन को जनरेट करने में, फॉर्मेशन करने में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पूरा पूरा हाथ है, क्योंकि ये प्रोटीन और लिपिड आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो इसीलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आप मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस भी कह सकते हैं। यानी इट हेल्प्स in the formation of सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन मतलब लाइफ को जनरेट करता है। लाइफ को जनरेट करना, सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में हेल्प करना, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो एक्ट एज अ मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो आपके पास 9th क्लास में अगर शॉर्ट नोट आ जाए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, तो आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का लोकेशन बताएंगे, उसके स्ट्रक्चर के ऊपर डिस्कस करेंगे, उसकी दोनों टाइप्स बताएंगे, उसकी दोनों टाइप्स ने क्या आपको जनरेट करके दिया वो बताएंगे। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ इट इज एक्ट एज अ मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, तो आप यही लिखेंगे कि ये प्रोटीन और लिपिड दोनों की फॉर्मेशन देता है। प्रोटीन और लिपिड दोनों की फॉर्मेशन से सेल मेम्ब्रेन बनती है, और सेल मेम्ब्रेन ही मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहलाती है। यानी एक न्यू लाइफ का जनरेशन। इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, क्यों? क्योंकि ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ फैट्स एंड लिपिड्स। तो आपके दो क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर होते हैं। वन वर्ड में क्वेश्चन आपका ये भी आ जाता है कि वो आपसे पूछेगा कि नेम द पार्ट ऑफ द सेल या नेम द ऑर्गेनली ऑफ द सेल विच गिव द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन। तो आप लिखेंगे राइबोसोम्स इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। जब भी आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आएगा तो आपको माइंड में राइबोसोम्स भी क्लियर होना चाहिए। राइबो फॉर रफ, रफ है राइबोसोम्स की वजह से, और उसने आपको हेल्प करी प्रोटीन सिंथेसिस में। अगर आप ध्यान से इस टॉपिक को सुनेंगे और उसके बाद आपके माइंड में अगर जिस ऑर्गेनेलिज के बारे में बताया जा रहा है उसका स्ट्रक्चर अगर आपके माइंड में फिट हो जाएगा, तो आप उसके बारे में अपने आप भी अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। मेन बायो में है कि आप डायग्राम पे ज़्यादा फोकस रखें। डायग्राम उसका कैसे था, उसके डायग्राम पर क्या क्या था और वो क्या क्या काम कर रहा है, वो आपको उसी से ही लर्निंग होगी। तो जब भी आप कोई भी टॉपिक बायो की ऑर्गेनेली के रिलेटेड कर रहे हैं तो पहले उसकी लोकेशन याद रखें, वो कहाँ है, वो किस पोजीशन पर है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके बाद उसकी अगर कोई डिवीजन है तो वो कैसी है, उसके बारे में करना है। अब देखो बेटे, नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पर मोस्ट ऑफ द टाइम हम कंफ्यूज रहते हैं स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा। देखो न्यूक्लियस क्या है। देखो, अगर हमने सेल पढ़ी, सपोज ये एक सेल है, हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कि सेल की जो आउटर कवरिंग होती है उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक लिक्विड होता है जिसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म के बिना भी सेल सर्वाइव नहीं कर सकती, साइटोप्लाज्म के बिना भी सेल डेड है। अब साइटोप्लाज्म के अंदर सेंटर में एक और मेम्ब्रेन होती है, इसको न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहते हैं। और अगर हम इसका स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोपिकली डिटेल में देखेंगे तो ये डबल लेयर्ड होती है। इट इज़ अ डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो अगर न्यूक्लियस के बारे में पहला पॉइंट लिखा जाए तो आप क्या लिखेंगे? इट इज़ अ डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब जैसे सेल की मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन कहा, अब न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को आपने क्या बोल दिया? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब देखो, जैसे आप बोलते हैं कि सेल के अंदर एक लिक्विड था, साइटोप्लाज्म, क्योंकि वो सेल के अंदर है। अगर आप इसका नाम देखेंगे साइटोप्लाज्म,
और बायो में साइटो मीन्स होता है सेल। लाइक दैट जो न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड है इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म अब नाम से क्लियर हो रहा है कि जो न्यूक्लियस के अंदर प्लाज्मा है, लिक्विड है, तो न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया। इसके अलावा आपने क्या देखा, यानी हमने पहले बोला कि इट इज अ डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर, फिर आप लिखेंगे इट हैज अ लिक्विड इनसाइड देम दैट इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म, inside them known as न्यूक्लियोप्लाज्म। इसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। अब न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर हम क्या देखते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर हमें कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ना, इनको आप क्रोमोसोम बोलते हैं, क्रोमोसोम। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट इसके लिए क्या बना, इट हैज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। कॉल्ड क्रोमोसोम। लेकिन अगर हम क्रोमोसोम की बात करें, उसका रियल वर्जन क्रोमोसोम कुछ इस तरीके के होते हैं, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, और ये इनमें कुछ प्रोटीन के बॉन्ड होते हैं, लाइक दैट। ठीक है, अब वो कहता है कि अब क्वेश्चन मार्क ये आता है कि हम बोल रहे हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमोसोम। देखो, हम मार्केट से कोई कपड़ा लेने जाते हैं तो हम उसके स्टफ को चेक करके देखते हैं, कभी वो स्टफ कॉटन है, कभी रेयॉन है, जॉर्जेट है, एंड सो ऑन, बहुत सारे फैब्रिक्स हैं। तो हम जब उसे टच करते हैं तो हम देखते हैं कि ये थ्रेड कॉटन का बना हुआ है। अब मैंने आपको कहा कि ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये थ्रेड जिसको मैं क्रोमोसोम बोल रही हूँ, ये थ्रेड किस चीज का बना है, ये थ्रेड आपका बना है डीएनए प्रोटीन का। ध्यान से सुनने वाला पॉइंट है यहाँ पर। अब देखेंगे, अब हमने कहा कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम जिस थ्रेड का बना हुआ है वो थ्रेड क्या है, वो थ्रेड आपका क्या है, डीएनए प्रोटीन। डीएनए प्रोटीन। अब देखो, डीएनए प्रोटीन की अगर बात की जाए तो डीएनए प्रोटीन बेटा 4 तरह का होता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। देखो, अब एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये चारों के चारों हमारे डीएनए प्रोटीन है। डीएनए प्रोटीन क्या करती है, जैसे सपोज अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं कि कहीं पर लिखा होता है एटीएम, तो जब आपने इस कोड को पढ़ा कहीं पर भी कि आपको एटीएम लिखा मिला, तो आप एटीएम से ना एक ही दम समझ जाएंगे, ओहो, कि ये तो एक ऐसा बूथ है जहां पर कोई एटीएम मशीन पड़ी है ना। उस एटीएम मशीन में आप अपना कार्ड लेके जाएंगे तो मनी को विड्रॉ भी कर सकते हैं और डिपॉजिट भी करा सकते हैं। यानी इस 3 लेटर के वर्ड ने आपको कितनी बड़ी इंफॉर्मेशन बता दी है ना। इस एटीएम ने कंट्रोल कर दी पूरी इंफॉर्मेशन कि ये पूरा बूथ है, इसके अंदर मशीन है, आप मनी का काम कर सकते हैं। तो डीएनए प्रोटीन में बेटा ये जो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन होता है, इसको आप ए, जी, सी और टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो प्रोटीन है ना, ये भी करेक्टर्स के लिए कोड करती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज मैं आपको एग्जाम्पल में कहती हूँ कि जिसके अंदर भी एजीटी जीन का सीक्वेंस चला जाता है, ये एजीटी हाइट को कंट्रोल करता है। यानी जिसके अंदर भी ये वाला जीन चला गया, ये सीक्वेंस चला गया जीन का, उस पर्सन की हाइट अच्छी होगी। ठीक है, वो टॉल होगा, वो डॉर्फ नहीं होगा। तो यानी आपको पता चला कि इस प्रोटीन ने कोड किया एक करेक्टर के लिए, है ना। तो व्हेन अ प्रोटीन कोड फॉर अ स्पेसिफिक करेक्टर, किसी स्पेसिफिक करेक्टर के लिए कोड करती है, देन इट इज कॉल्ड जीन। तब हम इसको जीन बोलते हैं। क्लियर? बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, व्हाट इज जीन। अब वो सोचते हैं कि क्रोमोसोम एक धागा है, धागे के ऊपर कुछ डॉट की फॉर्म में जीन पड़े होंगे, लेकिन रियलिटी ये नहीं है। अगर हम क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर खोल के देखें तो वो एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर में ये जो मैंने आपको छोटी छोटी लाइंस दिखाई हैं, ये एक तरह से प्रोटीन के कोड होते हैं। जैसे ए के सामने टी आता है, जी के सामने सी आता है, इनके बीच में हाइड्रोजन के डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं।
बट क्वेश्चन ये है कि अब आपने देखा कि ये जो प्रोटीन है ये कोड कर रही है किसी स्पेसिफिक करैक्टर के लिए। जब प्रोटीन कोड करती है किसी स्पेसिफिक करैक्टर के लिए तब आप उसे जीन बोलते हैं, और जीन ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर ट्रांसफर ऑफ करैक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग मतलब उनके बच्चे, करैक्टर मतलब ट्रेड्स। फिजिक्स की भाषा में हेरिडिटी चैप्टर में जब आप आएंगे तब आपको ये देखेंगे हम कि उसमें हम करैक्टर के लिए ट्रेड्स वर्ड्स यूज करते हैं, ट्रेड्स। और हम नेक्स्ट है कि यानी जीन इज रिस्पॉन्सिबल, जीन इज रिस्पॉन्सिबल, तो आपने जो कोड देखा वो जीन है। जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ करैक्टर, यानी पेरेंट्स टू बेबी में यानी ऑफस्प्रिंग में जो करैक्टर जा रहे हैं वो जीन का सीक्वेंस यानी प्रोटीन कोड का सीक्वेंस जाता है। जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ करैक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, मीन्स चिल्ड्रन। क्लियर? अब देखो, अब जीन कहाँ में है? न्यूक्लियस में है। न्यूक्लियस का कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है हमारी पूरी बॉडी की इंफॉर्मेशन को आगे बेबी तक पहुंचाने का। तो वैसे अगर बात की जाए, हम न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल, कि अगर किसी सेल में न्यूक्लियस नहीं है, यानी हमारी इतनी बड़ी एक बॉडी है लेकिन उसमें हमारा माइंड नहीं चलता, बाकी सब पार्ट ठीक है हमारी बॉडी के, माइंड नहीं चलता, तो हम कहेंगे ना कि बॉडी यूजलेस है। तो काइंड ऑफ कि अगर न्यूक्लियस सेल का ब्रेन है, तो अगर जिस सेल के अंदर न्यूक्लियस ही नहीं है तो वो सेल यानी ये सेल क्या हो जाएगी, एक तरह से डेड जैसी फीलिंग है, मतलब वो बहुत अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगी। तो न्यूक्लियस की प्रेजेंस होने और ना होने के बेसिस पर सेल को फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया गया, दैट इज यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। देखो, अगर बात की जाए ना, यू का मतलब होता है ट्रू, और प्रो को कह सकते हैं प्रिमिटिव सेल, पुरानी सेल, मतलब जैसे स्मॉल बैक्टीरिया जिनके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं है, आँख से दिखाई नहीं देते, जिनके बारे में हम टू मच स्टडी नहीं कर पाए, दैट इज प्रोकैरियोट्स। अगर हम इनकी सेल का डिफरेंस देखें, फर्स्ट डिफरेंस से जो हमारा न्यूक्लियस बेस्ड है वो यही है कि यूकैरियोट्स जो सेल्स होती है ना उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियस एक वेल डेवलप्ड मेम्ब्रेन में होता है। जैसे ये मेम्ब्रेन है, इसके अंदर मतलब क्रोमोसोम पड़ा है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, तो ये वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट है इसके अंदर। लेकिन प्रोकैरियोट्स में जैसे ये सेल होती है, न्यूक्लियस नहीं होता, क्रोमोसोम टुकड़ों की फॉर्म में कहीं ना कहीं पड़े होंगे, लेकिन इसके जो क्रोमोसोम हैं वो डबल लेयर्ड होते हैं, मतलब हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। लेकिन इसके बात करें तो वो सिंगल सिंगल थ्रेड की फॉर्म में होते हैं, और उनके ऊपर कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं होती। जैसे इसकी इंफॉर्मेशन डीएनए मानी जाती है, ठीक है, और इनकी इंफॉर्मेशन को आरएनए मानते हैं, लेकिन वो सिंगल थ्रेड की फॉर्म में, और इसके बारे में मतलब न्यूक्लियस प्रॉपर डेवलप ही नहीं है क्योंकि मेम्ब्रेन ही नहीं है फर्स्ट थिंग। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं वो प्रिमिटिव सेल्स हैं, बैक्टीरिया। यूकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स हैं जो हमें दिख रही हैं, विजिबल है, जैसे हम लोग ट्रू यूकैरियोट्स हैं। तो यूकैरियोट्स में हम लोग आ गए। तो सबसे पहला डिफरेंस जो बनता है वो यही है कि न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। फिर आपने क्रोमोसोम की क्वालिटी इसमें बता दी क्या है, इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, मतलब क्योंकि मेम्ब्रेन ही नहीं है तो आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, और न्यूक्लियस एक सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में होता है। अब न्यूक्लियस को अंडरस्टैंड कर लिया आप लोगों ने, डायग्राम को माइंड में रखना है, उसके बाद इस डिफरेंस को करना है। इसके बाद जैसे जैसे हम धीरे धीरे सारी सेल ऑर्गेनेलिज पढ़ते जाएंगे, लास्ट में हम फिर से एक बार फिर डिस्कस करेंगे यूकैरियोट प्रोकैरियोट्स को, क्योंकि आपने देखा जो हमारी प्रिमिटिव सेल्स होती है ना उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं होगा, बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलिज इनमें एब्सेंट होती हैं। तो यही दोनों में डिफरेंस बनता है, और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 3 मार्क्स में या 1.5 मार्क्स में आपके एग्जाम में आता ही आता है सब्जेक्टिव फॉर्म में, और आप इसे अच्छे से प्रिपेयर करें। इन लास्ट में यही कहूँगी, डू रिमेंबर एंड लाइक माई वीडियोज़ and share my channel, subscribe my channel for next coming videos. Thank you.